जो स्त्री ये 5 काम करती है तो समझ लो वो बदचलन है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जानते हैं आज उन 5 जानकारियों के बारे में कि स्त्री को कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक भी है, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनें। दोस्तों आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो कौन से 5 कार्य हैं जिन्हें स्त्रियां अगर करती हैं तो समझ लो वो बदचलन है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों किसी नगर में एक राजा राज्य किया करते थे। राजा के पास एक बहुत ही बुद्धिमान तोता था। दोस्तों वो तोता बहुत ही ज्ञानी था और हमेशा मनुष्यों की ही भाषा में बात किया करता था। राजा उस तोते से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब भी राजा के दरबार में कोई जटिल समस्या आती थी तो वो तोता ही उसका समाधान किया करता था, वो तोता ही उसका हल निकालता था। जो फैसला राजा नहीं कर पाते थे उस फैसले को वो तोता क्षण मात्र में ही कर देता था, इसलिए वो तोता राजा को बहुत प्रिय था। ऐसी कई समस्याओं को उस तोते ने क्षण मात्र में ही सुलझा दिया था। एक बार की बात है, राजा के उसी शहर में एक सेठ रहता था और वो सेठ बड़ा ही धनवान था। सेठ के 3 पुत्र थे। एक दिन सेठ की मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु होने से पहले उस सेठ ने एक पत्र लिखा था और उस पत्र में लिखा था कि मेरे 3 बेटों में से मेरी सारी संपत्ति केवल 2 बेटों को मिलना चाहिए। और उस चिट्ठी में अपने पुत्रों का नाम डालना भूल गया था कि कौन से पुत्रों को उसकी संपत्ति मिलना चाहिए और किसको नहीं। वो उस कागज में नाम लिखना भूल गया था। समस्या बहुत काफ़ी बड़ी थी। जो भी उस चिट्ठी को पढ़ता था चक्कर में पड़ जाता कि आखिर सेठ के कौन से 2 पुत्रों को संपत्ति दी जाए और कौन से एक को नहीं दी जाए। अगर इसमें नाम लिखा होता तो आसान हो जाता। ये समस्या काफ़ी जटिल थी। जब गांव वाले उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाए तो अंत में फैसला पहुंचा राजा के दरबार में। 3 पुत्र भी राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज हमारा ये न्याय कीजिए कि आखिर हमारे पिता की संपत्ति हम तीनों में से 2 के नाम किसको दी जाए। चिट्ठी पढ़कर के राजा भी बड़ा विस्मित हो गया, चक्कर में पड़ गया। इस तरह की जटिल समस्या देख करके राजा को अपने तोते की याद आई और सारी कहानी उस तोते को बताई। तोता ने बताया, महाराज फैसला बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब मेरे कहने पर एक कार्य कीजिए, सेठ के इन 3 बेटों को अलग अलग कमरों में ठहरा दीजिए, सुबह तक इनका समाधान हो जाएगा। तोता के कहने पर राजा ने उन सेठ के 3 पुत्रों को अलग अलग कमरे में ठहरा दिया। जब रात हुई तो तोता एक एक करके 3 बेटों के पास में गया। जब तोता सबसे पहले सेठ के बड़े लड़के के पास गया तो तोते ने उस सेठ के बड़े पुत्र से कहा कि देखो तुम एक काम करो, अपने दोनों भाइयों को मार दो तो तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाएगी। क्या पता फैसले में उस संपत्ति के अधिकारी तुम्हारे वो दोनों भाई हो जाएं। हो सकता है फैसले में उन दोनों का नाम आ जाए और तुम्हारा नाम नहीं आए, इसलिए तुम अपने दोनों भाइयों को मार दोगे तो सारी संपत्ति के मालिक तुम अकेले बन जाओगे। तोते की बात सुनकर के सेठ के बड़े पुत्र को बड़ा गुस्सा आया और तोते से कहने लगा, हे तोता, तू मुझे लालच दे करके मेरे भाइयों को मुझसे मरवाना चाहता है। अगर मेरे सामने सारे संसार की संपत्ति भी रख दी जाए फिर भी मैं ऐसा हीन कार्य नहीं करूँगा। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। अब तोता सेठ के मझले बेटे के पास गया और वहाँ भी जाकर के उससे संपत्ति का लालच दे करके उसके दोनों भाइयों को मारने के लिए कहा, परंतु सेठ के दूसरे बेटे ने भी ऐसा करने से मना कर दिया। अब तोता सेठ के तीसरे यानी सबसे छोटे बेटे के पास गया और उससे भी वही बात कही कि तुम अपने दोनों भाइयों को मार दो तो सारी संपत्ति के अधिकारी तुम बन जाओगे। हो सकता है कि फैसले में उन दोनों का नाम आ जाए और तुम्हारा नाम नहीं आए, इसलिए
तुम उन अपने दोनों भाइयों को मारकर और वो सारी संपत्ति के मालिक बन सकते हो। तोते की यह बात सुनकर सेठ के उस छोटे पुत्र के मन में लालच आ गया और ऐसा करने के लिए वह तैयार हो गया। वह अपने दोनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया। यह बात तोता ने राजा को आकर बताई। तोता ने कहा, महाराज, सेठ की उस सारी संपत्ति पाने के अधिकारी सेठ के केवल दोनों बड़े पुत्र हैं। छोटा इस संपत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दौलत के लिए अपने सगे भाइयों को मारने के लिए तैयार हो जाए, वो संपत्ति के लिए किसको नहीं मार सकता है। तोता के ऐसा कहने पर राजा ने दरबार में ये घोषणा कर दी कि सेठ की सारी संपत्ति सेठ के दोनों बड़े पुत्रों को दी जाए। और राजा ने सेठ की सारी संपत्ति राजा के दोनों बड़े पुत्रों के नाम कर दी। तोता भी राजा के इस न्याय से बड़ा प्रसन्न हुआ। दोस्तों, उसी दिन से वो तोता राजा का सबसे प्रिय और वफादार मित्र बन गया। जब भी इस तरह की कोई समस्या आती थी तो राजा अपने तोते को आगे बढ़ा देता था। दोस्तों, एक बार की बात है, राजा अपने नगर में टहलने के लिए निकला था। तोता उसके साथ में था। तो राजा ने देखा एक मकान की छत पर एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। उस स्त्री को देखकर के राजा मोहित हो गया। तो राजा ने अपनी एक दासी से पूछा कि दासी, ये स्त्री कौन है? तो दासी ने बताया कि महाराज, कि ये अपने ही सैनिक की पत्नी है। राजा के मन में उस स्त्री से मिलने के लिए बड़ी ही व्याकुलता जागृत हो गई। राजा सोचने लगे कि इस स्त्री से कैसे मिला जाए। तो राजा के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके पति को दूसरे राज्य में भेज दूं और इससे मिलने का मौका मिल जाएगा। राजा ने उसी सैनिक को बुलाया और एक पत्र देते हुए कहा कि तुम पड़ोसी राजा को ये पत्र देकर आओ और दूसरे राजा का भी जवाब लेकर के आना। वो सैनिक राजा की उस भावना को समझ नहीं पाया कि आखिर वह मुझे दूसरे राज्य में क्यों भेजना चाहता है। सैनिक ने पत्र लिया और अपने घर आया और अपनी स्त्री को बताया कि मैं दूसरे पड़ोसी राजा के लिए ये चिट्ठी देने के लिए जा रहा हूँ। राजा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं उस राज्य में चला जाऊँ। और अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आने में 2-4 दिन लगेंगे। इतना कह कर के वो वहाँ से चला गया। पर संयोग की बात तो ये है कि वह सैनिक जो राजा ने पत्र दिया था, वो पत्र अपने घर पर ही भूल गया था। सैनिक को कुछ दूरी तय करने के बाद याद आया कि जो राजा ने पत्र दिया था वो तो मेरे घर पर ही रह गया है। इधर सैनिक जैसे ही अपने घर से निकला तो राजा भी उस सैनिक के जाने के बाद उस सैनिक के घर पहुंच गए उसकी पत्नी से मिलने के लिए। सैनिक की उस पत्नी ने देखा कि ये कौन व्यक्ति है जो मेरे घर पर आया है। तो सैनिक की पत्नी ने उस राजा से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। राजा ने अपना पूरा परिचय देते हुए कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और आपका पति मेरे यहाँ ही काम करता है। मेरे ही आदेश से आपका पति दूसरे राज्य में गया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि उस सैनिक को छोड़ करके आप हमारी पटरानी बन जाओ। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं अपना सारा तन बन तुम्हारी सुंदरता पर न्यौछावर कर चुका हूँ। दोस्तों, सैनिक की पत्नी राजा के इस तरह के अनुचित व्यवहार को सुनकर के घबरा गई। राजा को समझाते हुए सैनिक की पत्नी कहने लगी, महाराज, यदि मैं आपकी पत्नी होती तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती, पर मैं किसी और की पत्नी हूँ और मैं अपने पति के साथ इस तरह धोखा नहीं कर सकती। मैं वचन से बंधी हुई हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। महाराज, आप मेरी बात मानिए। मेरी आपके लिए एक सलाह है। महाराज, जिस कटोरे में आपका कुत्ता खाता है, क्या आप भी उस कटोरे में खाना पसंद करेंगे? ये आपके लिए शोभा नहीं देगा। दोस्तों, सैनिक की पत्नी का जवाब सुनकर के राजा हक्का बक्का रह गया। राजा उस सैनिक के घर से चला गया और जल्दीबाजी में अपनी चरण पादुकाएं उसी बेड के नीचे रह गईं जिस बेड पर वो बैठा था। राजा सोचने लगा कि धन्य है ऐसी नारियों पर। आज भी इस देश में ऐसी नारियां हैं कि जिन्हें कोई भी लालच और प्रलोभन उन्हें नहीं लुभा सकता। उधर जो राजा का सैनिक पत्र भूल गया था, वो उसने भी अपने घोड़े को वापस दौड़ाया। जैसे ही राजा उसके घर से निकले तब तक वो भी पत्र लेने के लिए वापस आया था और राजा को उसने अपने घर से निकलते हुए देख लिया था। सैनिक अपने घर के अंदर गया। उसने अपने बेड के तकिए के नीचे से वो पत्र निकाला और लेकर के वापस चलने लगा। तैसे ही उसकी नज़र राजा की उन चरण पादुकाओं पर पड़ी। तो उस सैनिक को सब कुछ समझते देर नहीं लगी कि जरूर राजा की नीयत
मेरी स्त्री के प्रति ठीक नहीं है। उस समय सैनिक ने बड़ी गंभीरता से अपने आप को संभाला और बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। राजा द्वारा दिया गया वो संदेश दूसरे राजा को पहुंचा करके और उसका जवाब लेकर के आया। सैनिक जैसे ही अपने घर आया, उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप उसने अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ आया। पर पत्नी भी इससे अनजान थी कि उसका पति उसके मायके में क्यों छोड़ करके आया है। दोस्तों, धीरे धीरे काफ़ी समय निकल चुका था, लेकिन वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए दोबारा नहीं गया था। तब उसकी पत्नी को भी चिंता होने लगी कि आखिर मेरा पति मुझे बुलाने क्यों नहीं आ रहा है। तो उस सैनिक की पत्नी ने अपने भाइयों को भेजकर पता करवाया कि उसका पति उसे बुलाने क्यों नहीं आ रहा है, उससे ऐसी क्या गलती बन गई है। उस स्त्री के भाई उस सैनिक के पास आते हैं और उस सैनिक से बोले, क्यों भाई, हमने तुम्हें एक बगीचा दिया था, तुम्हें उस बगीचे का मालिक बनाया था, उस बगीचे को सींचना, उसकी देखभाल करना, पर तुम तो काफ़ी दिनों से उस बगीचे को देखने के लिए भी नहीं गए हो। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ। सैनिक ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि क्षमा करना, वो बगीचा अब हमारे योग्य नहीं रह गया है। अब उस बगीचे पर किसी दूसरे माली ने अधिकार जमा लिया है। सैनिक के जो साले थे, इस प्रकार की बात सुनकर के उन्होंने राजा के दरबार में शिकायत की और सैनिक भी ये चाहता था कि यह मुद्दा राजा के दरबार में जाकर के पेश हो, तो राजा की ये सारी करतूत सबकी नज़र में आ जाए। यह मामला राजा के दरबार में पहुंच भी गया और राजा सोचने लगा, अगर मैं इस फैसले को खुद स्वयं करता हूँ तो जनता की नज़रों में मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो राजा ने अपने तोते से कहा कि हे तोते, आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। तोता कहने लगा, महाराज आप चिंता ना करें, जब आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं भी अपने विश्वास पर खरा उतरूंगा। दोस्तों, जब दरबार लगा उस दिन राजा की जगह वो तोता उस सिंहासन पर बैठा था। तो सैनिक के ससुराल वाले कहने लगे कि हे तोता महाराज, हमने आपके इस सैनिक के लिए एक बगीचे का माली बनाया था, उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, पर इस माली ने उस बाग के कुछ दिन तो मीठे मीठे फल खाए और फिर उस बाग की देखभाल करना बंद कर दिया। अगर माली उसकी देखभाल नहीं करेगा तो वो बाग उजड़ जाएगा। तब तोते ने उस सैनिक से पूछा, क्यों भाई, तुमने उस बाग की देखभाल करना क्यों बंद कर दिया। सैनिक कहने लगा, हे न्यायाधीश, मैंने उस बगीचे में जाना या उसकी देखभाल करना इसलिए बंद कर दिया कि एक दिन मैंने बगीचे में कुछ शेर के पद चिन्ह देखे। तब मेरे दिमाग में विचार आया कि हमारे इस बगीचे में किसी शेर ने अधिकार जमा लिया है। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं उस बगीचे में फल खाने जाऊं या उसकी देखभाल करूं तो ऐसे में मेरी जान के लिए खतरा है, हो सकता है वो शेर मुझे मार दे। इसलिए मैंने उस बगीचे से दूरियां बना ली और मैंने उस बगीचे में जाना छोड़ दिया। तोता कहने लगा कि हे सैनिक, ये बात सच है कि जिस दिन तुम बगीचे में गए थे उस दिन शेर गया था उस बगीचे में, परंतु हे सैनिक, तुम्हारे बगीचे की बाड़ इतनी मजबूत थी कि शेर उस बाड़ को पार ही नहीं कर पाया। वो शेर नाकाम रहा, ना ही उसने आपके बगीचे को उजाड़ा, ना ही उसने आपके बगीचे के फल खाए। शेर ने आपके बाग की मजबूत बाड़ को देख करके और उस दिन से जाना छोड़ दिया और ना ही उस दिन के बाद में वो शेर आपके बाग में गया है, आपके बाग की तरफ झांक कर भी नहीं देखा है और ना ही वो शेर आपके बाग को कभी आगे देखेगा। आपका बाग जैसा पहले था वैसा ही अब भी है, सुरक्षित है। किसी शेर, चीता या भेड़िया की क्या मजाल है जो आपके उस बाग को देख सके, जो आपके बगीचे की तरफ देखे। आपका बगीचा स्वयं अपनी रखवाली करने में सक्षम है। तोता की बात सैनिक की समझ में आ गई और वह अपने रिश्तेदारों के साथ में अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अपनी ससुराल चला गया। सारे दरबारी लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए कि आखिर किस शेर और कौन से बगीचे की बात हो रही थी। राजा ने तोता की बुद्धिमत्ता को बार बार धन्यवाद दिया कि समस्या का समाधान भी हो गया और कोई जान भी नहीं पाया। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जो स्त्री स्वयं को संयमित रखती है और अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देती है, उस पर कभी भी दुष्ट पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता है। कामी चाहे कितना भी प्रयास करे, पर सती स्त्री उसके प्रलोभन में कभी नहीं आती। आज भी स्त्रियां हमारे देश में अपने पवित्र चरित्र की वजह से पूजनीय हैं। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी भी नारियां हुई थीं जो स्वयं राक्षस की
कैद में होते हुए यानी रावण की कैद में होते हुए भी अपने आप को सुरक्षित रखा। दोस्तों कहते हैं कि अगर स्त्री इन 5 बातों का ध्यान रखती है तो उसका चरित्र कभी नहीं बिगड़ता। पहली बात तो ये है कि संगति, अगर स्त्री की संगति शुरू से आखिर तक अच्छी है तो उसका चरित्र भी अच्छा होगा। अकेली स्त्री दुष्ट पुरुषों की संगत ना करे, क्योंकि दोस्तों एक कहावत भी है कि राजा और लताएं उसी का सहारा लेती हैं जो उसके पास हैं। दूसरी बात यह है कि उनका पहनावा ऐसा नहीं होना चाहिए कि कामी पुरुषों को अपनी ओर लालायित करे। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले के मन में दूषित विचार नहीं होते हैं, लेकिन स्त्री का पहनावा देख करके उसके मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण वो स्त्री की ओर आकर्षित होने लगता है। दोस्तों सामने वाले को सुधारने की बजाय अगर हम अपने आप को स्वयं सुधारें तो काफ़ी हद तक अच्छा होगा। तीसरी बात, ऐसी बातें ना सुने ना कहे जो आपको आपकी मर्यादा और संस्कृति से दूर करती हो, क्योंकि लोग वही करने का प्रयास करते हैं जो देखते हैं और सुनते हैं। दोस्तों चौथी बात यह है कि अपने धर्म और कर्तव्य को समझें, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जिम्मेदार रहें, अपने कुल की मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें। और पांचवी बात यह है कि अपने आप को कभी खाली ना रखें, किसी न किसी कार्य में अपने आप को व्यस्त रखें। कहते हैं खाली बैठने से आपका मन कोई ना कोई खुरापात करता रहता है और आपका मन चलायमान हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपका मन हो सकता है आपको ऐसी दिशा में चलने के लिए मजबूर कर दे जिस दिशा में जाकर के आपका चरित्र बिगड़ सकता है। दोस्तों अगर स्त्रियां अपने जीवन में इन 5 बातों को ध्यान में रखती हैं तो मैं वादा करता हूं कि उनकी आबरू पर कोई कीचड़ नहीं उछाल सकता। और जो स्त्रियां इन 5 कामों को नहीं करती हैं तो समझ लो वो बदचलन है, वो चरित्रहीन है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है? यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।